नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। और अब तक आप सभी को खबर मिल ही चुकी होगी कि भाई जो डोनाल्ड ट्रम्प जी हैं ये ऑयल रिफाइनरी लगा रहे हैं, $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो आई कैचिंग चीज़ थी वो था रिलायंस। अब हम यहाँ पर ये समझेंगे कि वाई रिलायंस ही क्यों रिलायंस को चूज किया गया यूएस के द्वारा। साथ ही साथ हमें ये भी पता चलेगा कि भाई इनका जो पूरा एक टाइम लाइन हम देखेंगे यूएस की, कि क्या पहले इन्होंने टाइम लाइन क्रिएट करी और तब जाकर के अपनी ऑयल रिफाइनरी बना रहे हैं। तो बहुत डीप और बहुत अच्छा एनालिसिस करने वाले हैं। एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। और शुरू करते हैं और बात करते हैं आज हम ट्रंप और इसके साथ यूएस की, क्योंकि यहां पर इन्होंने जो कैंपेन शुरू किया था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये जो मागा है, तो उसका पूरा दारोमदार इनके कंधे पर है। यहां पर ट्रंप ट्वीट करते हैं। ट्वीट में इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी। एक तो ये लिखा कि भैया हम क्या कर रहे हैं, $300 बिलियन की जो डील है वो फाइनलाइज कर रहे हैं। तो यहां पर हमारे लिए सबसे जरूरी हो जाता है कि ये $300 बिलियन की डील होने वाली है। ठीक है, इसको ये बताया जा रहा है कि ये यूएस की हिस्ट्री में बहुत बड़ा चेंज ला करके रख सकती है। अगर हम बात करें तो पिछले 50 सालों में, ये जो 50 साल है, ये पता चलेगा कि चाइना ने अपने यहाँ पर कोई भी ऑयल रिफाइनरी स्टेब्लिश नहीं करी, बाकी सभी उन्होंने डेवलप करी। चाइना जैसा जो नेशन है वो डेवलप कर रहे हैं। और जो इंटरनेशनल लेवल पर आपको प्रेशर दिखाई देगा वो मिडिल ईस्ट और इन सब का दिखाई देगा कि ऑयल रिफाइनरी इनके पास अच्छी खासी है। बट चाइना के पास जो अमेरिका है उसके पास यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अब आते हैं, ये ट्वीट करते हैं, ट्वीट करके पूरा बताते हैं कि हमारा मोटिव क्या है और किस मोटिव के तहत। यही है, देखो, अमेरिका फर्स्ट एजेंडा, और इसके तहत हम ये काम कर रहे हैं। वैश्विक सप्लाई कभी भी नहीं रुकने वाली है, इससे पूरे वर्ल्ड को जो ऑयल सप्लाई है वो मिलती रहेगी। ये इनके वर्ड थे जिसमें ये इन्होंने बताया है। नाउ आगे चलते हैं और थोड़ा सा टाइमलाइन देखते हैं। ये हमारी न्यूज थी जो आई, समझिएगा इसे कि किस तरीके से इन्होंने डिसीजन लिए हैं। इस समय चूज किए गए हैं कौन, रिलायंस। स्पेशली रिलायंस को चूज किया गया है क्योंकि इनकी पावर कुछ अलग है। इनकी पावर पता क्या है, अगर हम जामनगर रिफाइनरी की बात करें तो वन एंड द ओनली ये जो रिलायंस है इसके पास ये पावर हो जाती है कि वो किसी भी तरीके के ऑयल को रिफाइन कर सकती है, चाहे वो आपका बहुत हैवी ऑयल हो, चाहे वो लाइट ऑयल हो, चाहे वो सेल ऑयल हो, किसी भी प्रकार का ऑयल हो, चाहे वो सऊदी का हो, कतर का हो, क्योंकि ऑयल के जो टाइप्स हैं वो अलग अलग होते हैं। आगे हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये इनके पास पावर है कि किसी भी तरीके के जो ऑयल है उसको रिफाइन कर पाते हैं। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ इंडिया के पास ही थी। और जामनगर रिफाइनरी आपको पता ही होगा इंडिया की बिगेस्ट रिफाइनरी हो जाती है। और इसीलिए अमेरिका ने, ये मत सोचिए कि अमेरिका ने इंडिया को चूज किया है या फिर एक तरीके से हमारे ऊपर एहसान किया है। इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था इंडिया को चूज करने के अलावा, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी ही इंडिया के पास थी, इसलिए इंडिया को चूज किया जाता है यहाँ पर। दैट इज द रीजन कि रिलायंस यहाँ पर आया और उसको चूज किया गया। नाउ अब हम समझेंगे वेलकम टू टेक्सास से पहले हम आपको करेंगे वेलकम टू माद्रो वाला जो डील है वो भी देखेंगे। तो देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज अमेरिका में ऑयल रिफाइनरी बनाने की डील करी है। अमेरिका में पिछले 50 सालों में ये पहली नई ऑयल रिफाइनरी बनाई जा रही है, इसलिए सबसे ज्यादा चर्चा में है। और इसके बाद आप देखोगे कि शुरुआत, टाइमलाइन देखें यहाँ पर 3 जनवरी 2026, जो मैंने आपको बताया कि कैसे इसका बेस रखा गया। सबसे पहले ये माद्रो को कैप्चर करते हैं और वेनेजुएला की जो भी ऑयल रिफाइनरीज हैं उसको अपने अंडर में ले लेते हैं। दूसरा ये स्टेप क्या लेते हैं, अपनी इसी ऑयल रिफाइनरी वाले और इसी एम के, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो एम है उसको पूरा करने के लिए नेक्स्ट स्टेप ये लेते हैं कि भैया हम जो भी हमारी 60+ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमारा खुद का सोलर अलायंस भी था इंडिया का, उससे भी इन्होंने अपने आप को क्या किया, विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ करने का रीजन क्या था, भाई ये ऑयल रिफाइनरी लगाएंगे, एक तरफ यहाँ पर हमले कर रहे हैं तो ऑफकोर्स पर्यावरण को प्रभावित करेंगे, पर्यावरण की बहुत सारी चीजें यहाँ पर हानिकारक आपको देखने को तत्व मिलेंगे। तो अब अगर वो इन्हीं 60 ऑर्गेनाइजेशन में होते तो एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अमेरिका के ऊपर, दूसरी जवाबदेहिता होती है अमेरिका की, क्योंकि पूरा वर्ल्ड क्वेश्चन पूछता है कि जब आप इस तरीके से इन 60 बॉडीज में हैं और उसके बाद आप सेकेंडली ये काम कर रहे हो तो ये तो पूरी तरीके से खिलाफ हो जाता है। तो उन्होंने कोई मौका ही नहीं छोड़ा कि भाई कोई कह ना पाए अमेरिका को, इसलिए पहले ही इसको फिजूल खर्ची बताते हुए 66 ऑर्गेनाइजेशन से ये अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं। ये टाइमलाइन है, 3 जनवरी विड्रॉ किया गया 66 अंतरराष्ट्रीय जो ऑर्गेनाइजेशन थी। अब देखो, अब नया बेस आया कि यूएस ने क्या किया,
ईरान पर हमला कर दिया। ये एक तीर से दो निशाने वाली बात हुई अमेरिका की। इसके बाद आप सभी जानते हैं कि अभी प्रेजेंट में सिचुएशन क्या चल रही है और सबसे ज्यादा क्राइसिस किसकी चल रही है। एक तो ऑयल और दूसरा क्या हो जाता है हमारा गैस। अब देखिए ये जो यूएस और ईरान का युद्ध था ना, यहाँ पर इस ईरान और यूएस के युद्ध में एक चीज ये दिखाई दी हमें कि यूएस ने ये जो डील फाइनलाइज करी है, इससे कहीं ना कहीं वो पूरे वर्ल्ड को एक ये मैसेज दे रहा है कि देखो भाई, इंडिया तो मेरे पक्ष में है, इंडिया ईरान के पक्ष में नहीं है। इंडिया का सपोर्ट किसके साथ है? यूएस के साथ है। लेकिन आपको पता है कि इंडिया का क्या स्टैंड रहा है। इंडिया ने ना तो यूएस को सपोर्ट किया, ना ही उसने ईरान को सपोर्ट किया, ना ही वो जाकर के कह रहा है भैया हम तो इजराइल को सपोर्ट करते हैं। तो जब ये हमला किया जाता है ना यूएस के द्वारा ईरान पर, उसके बाद सबसे बड़ी चीज यहाँ पर क्रिएट होती है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये उनको भी पता था कि भाई इसका सबसे बड़ा जो आउटकम निकलेगा वो यही होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? ईरान के द्वारा। अब अगर यूपीएससी की मैं बात करूं तो यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भैया ये ओमान की खाड़ी है, इधर फारस की खाड़ी है और बीच में हमारा पड़ जाता है क्या? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और इधर हो जाता है हमारा अरब सागर। तो जब हम बात करेंगे ज्योग्राफी की तो हमारे लिए ये कंट्रीज इंपॉर्टेंट हो जाएंगी और ये हमारी ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी और हमारा जो अरब सागर है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूं तो अगेन भारत ने एक बहुत ही बेहतरीन कूटनीतिक दांव खेला और उसके बाद ये कहा गया कि यहां से सिर्फ और सिर्फ इंडिया के जो जहाज हैं वो गुजर सकते हैं, बाकी जो जहाज लाइक अदर कंट्रीज के हैं उनको गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन इसके बदले में ईरान ने क्या बोला कि भाई आपके जो हिंद महासागर में हमारे जहाजों को मार करके गिराया जा रहा है ना, आपको फिर उनको सुरक्षित करना पड़ेगा अगर हम आपके यहाँ के जहाजों को निकलने की इजाजत देते हैं। ठीक है, तो मामला अब यहाँ पर अटका हुआ था। फाइनली बातचीत हुई है एस जयशंकर प्रसाद जी की और वहां से आश्वासन मिला है कि हाँ आपके जहाज यहाँ से गुजर सकते हैं और हम आपके जहाजों की रक्षा करेंगे, हमारे जो हिंद महासागर वाला क्षेत्र हो जाता है वहां पर। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं आगे। ये हॉर्मुज और स्ट्रेट कितना इंपॉर्टेंट है और इसको बंद करके अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड को ये बताया कि देखो भाई अगर ये बंद होगा, क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी इधर बहुत ज्यादा है, अगर ये बंद हो जाता है तो आपके यहाँ पर सप्लाई नहीं हो पाएगी और इसके लिए अल्टरनेटिव सप्लाई कहाँ बन रही है? अब यूएस में बन रही है। हम आपको देते हैं रास्ता, हम आपको देते हैं ऑयल, हमसे परचेज करिए। तो ये एनर्जी जो सुपर पावर वाला जो इनका माइंडसेट है ना, और ये किसमें बनना चाहते हैं? तो भैया अब एनर्जी में सुपर पावर बनने वाला इनका माइंडसेट आ चुका है। नाउ अब समझिए यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में कि हॉर्मुज स्ट्रेट में रोजाना लगभग आपके 1.4 करोड़ बैरल तेल का व्यापार होता है। ये डेटा है हमारा जनवरी से मार्च 2025 के बीच का। इधर नेशंस हैं इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया, जो सभी हमारे ऑयल को यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, ओमान, हॉर्मुज स्ट्रेट और इधर हो जाता है हमारा ईरान। नाउ अब देखेंगे यहाँ पर हॉर्मुज के रास्ते तेल भेजने वाले जो देश हैं, ये आंकड़े आपके प्रतिदिन में लाख बैरल प्रतिदिन के अकॉर्डिंग है, वो कौन कौन से हो जाते हैं? तो सऊदी अरब भेजता है सबसे ज्यादा 53 लाख बैरल पर डे और इसके बाद इराक भेजता है 32 लाख बैरल पर डे, यूएई 18 लाख बैरल, ईरान 15 लाख बैरल, कुवैत 14 लाख बैरल, कतर 6 लाख बैरल और अन्य यहाँ पर 3 लाख बैरल। तो अब आपको समझ में आएगा कि वाई दिस इज सो इंपॉर्टेंट और पर डे जो तेल भेजा जा रहा है वो कितनी मात्रा में है और इसके बंद होने से क्यों इतनी ज्यादा पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मची हुई है और क्राइसिस फेस कर रहे हैं हम लोग। नाउ आगे बात करते हैं। अब ये जो भेजते हैं ना, ये कहाँ सबसे ज्यादा भेजते हैं, कौन सबसे ज्यादा भेजता है या परचेस करता है, लेता है, वो भी बात करेंगे। तो हॉर्मुज के रास्ते ये तो भेज रहे हैं, लेकिन लेने वाले देश कौन कौन से हैं? तो पता चलेगा आपको, यही चाइना 54 लाख बैरल तेल प्रतिदिन यहां से बाईपास होता है। किसका? चाइना का। और सेकेंड प्लेस पे हमारा इंडिया आ जाता है 21 लाख पर डे, 21 लाख बैरल पर डे ऑयल, जो अब एक एक दिन करके रुक रहा है। इसलिए इंडिया में जो एलपीजी के प्राइस आप देख रहे हो कि बढ़ाए गए हैं, अदर क्राइसिस धीरे धीरे देखने को मिल रही हैं, उसका कारण यही है कि एक एक दिन का हमारा 21 लाख बैरल तेल वहां पर रुक रहा है। ठीक है, चलिए दक्षिण कोरिया 17 लाख बैरल, जापान 16 लाख बैरल, अन्य एशियाई देश 20, यूरोप 5, अमेरिका 4 और अन्य 6 हो जाते हैं। एंड दैट्स व्हाई ये हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी हुई। अब देखो, इस प्रॉब्लम को तो इन्होंने क्रिएट किया, इन्होंने बोला प्रॉब्लम हमने क्रिएट करी, सॉल्यूशन भी हम ही देंगे अब। और सॉल्यूशन हम कैसे देंगे? तो यहां पर एंट्री करता है हमारा कौन? रिलायंस। भाई अंबानी जी एंट्री कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अंबानी जी ने एंट्री करी और इनको एंट्री करवाई गई है। ऐसा नहीं है कि ये पहली चॉइस थे, ना ना ना, ये अमेरिका की मजबूरी थी,
ये कोई अपॉर्चुनिटी इंडिया के पास ऐसे ही चल करके नहीं आई है, इंडिया इसका हकदार है, इसलिए अपॉर्चुनिटी चल करके आती है इंडिया के पास। और डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ये जो रिफाइनरी है, ये बोला गया कि साउथ टेक्सास के पोर्ट ऑफ जो ब्राउनविले है इसमें बनाई जाएगी। तो पोर्ट ऑफ ब्राउनविले में ये बनने वाली है। ये पूरी तरह से अमेरिकी सेल जो तेल होता है, जिसको हम लाइट ऑयल कहते हैं, वही अमेरिकी सेल तेल होता है। अब ये सेल ऑयल क्या होता है ये भी मैं आपको आगे की स्लाइड में बताऊंगी कि व्हाट इज सेल ऑयल, ठीक है। तो इससे चलने वाली है 27 लाख करोड़ रुपए की जो डील है वो बताई गई है। लेकिन यहां पर आपको समझना है, ये 27 लाख करोड़ की जो डील बताई गई है वो एक्चुअल में क्या है, तो वो 20 साल की व्यापारिक गतिविधि का अनुमानित मूल्य यहां पर आपको बताया जा रहा है कि 20 साल की जो आपकी अनुमानित रहने वाली है मूल्य। वास्तविक अगर हम बात करें तो इसमें जो निर्माण लागत है वो 4 से 5 अरब डॉलर यानी कि करीब 46,000 करोड़ रुपए की रहने वाली है, ठीक है। अच्छा, ये जो बार बार आपसे 300 अरब डॉलर कहा जा रहा है, उसकी सच्चाई क्या है वो भी आपको पता चलेगा कि ये झूठा क्यों है। ये एक्चुअल में जो 300 अरब डॉलर आपको दिखाया जा रहा है वो 300 अरब डॉलर नहीं है, वो कुछ अदर जो सिनेरियो है उसमें कहा जा रहा है 300 अरब डॉलर। अब देखो, ट्रंप ने दावा किया कि ये दुनिया की सबसे साफ रिफाइनरी होगी। इस प्रोजेक्ट से अमेरिका के घरेलू बाजारों को एक तो ईंधन ऑफकोर्स मिलेगा ही मिलेगा, प्लस नेशनल सिक्योरिटी इन्होंने बताया कि मजबूत होगी, क्योंकि अभी डिपेंडेंसी है हमारी, और हजारों की संख्या में नई नौकरियां भी पैदा होंगी। और ऑफ कोर्स अगर भाई अमेरिका में लग रही है, टेक्सास शहर में लग रही है, तो ऑफ कोर्स रोजगार तो मिलेंगे ही। किसी भी देश में जब इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है तो उसका सबसे बेटर जो हमें परिणाम देखने को मिलता है दैट इज कि वहां के लोगों को रोजगार प्राप्त होते हैं, रोजगार के नए अवसर बनते हैं और उसके बाद हमारा आर्थिकी विकास होता है, ठीक है। चलिए, ट्रंप ने कहा कि रिलायंस का ये निवेश उनकी जो अमेरिकी फर्स्ट नीति है और जो टैक्स में कटौती है प्लस परमिट प्रक्रिया है, इसको आसान बनाने की वजह से मुमकिन हो पाया है। तो देख रहे हो कैसे मस्का मारा जा रहा है, क्यों? क्योंकि अभी जरूरत है अमेरिका को हमारी, इसलिए अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब मजा आएगी कि हम बातें क्या करेंगे, राइट। अब देखो, अब देखते हैं यहाँ पर शुरू करेंगे। तो सेल ऑयल जिसकी मैं बात कर रही थी, क्या होता है? देखो, सेल ऑयल वो तेल होता है जो कि आपकी सेल नाम की चट्टान है उसके अंदर से निकलता है पर्टिकुलर, और ऐसे नहीं कोई तेल का बड़ा भंडार मिल गया। ये सेल की छोटी छोटी चट्टानें होती हैं, उनमें छोटे छोटे पाउचेस में ऐसे बीच में दबा हुआ होता है, जस्ट लाइक दिस। इस तरीके से यहाँ पर आपको फंसा हुआ मिलेगा और यहाँ से इनको ब्रेक करके ऐसे करके आपका निकाला जाता है, और ये आपको छोटी छोटी जगहों में ये देखने को मिलेगा। एक साथ बहुत बड़ा भंडार नहीं होता है, चट्टानों से इसको निकालना पड़ता है, एंड इसलिए इसका जो प्रोसेस है ना वो बहुत ही ज्यादा एक तरीके से हार्ड है और पैसा भी बहुत ज्यादा लगता है इसमें। और इसके प्रोसेस और रिफाइनरी की अगर मैं बात करूं, वो अमेरिका के पास है नहीं। अमेरिका के पास पता है क्या था? अमेरिका कैसे ये पैसा कमाता था? अमेरिका जो अपना सेल ऑयल है वो दूसरी कंट्रीज को बेचता था, क्योंकि उसके पास नहीं है रिफाइन करने की टेक्नोलॉजी। सऊदी अरेबिया को बेचता था, और सेल ऑयल अच्छा ऑयल होता है, और उनसे खरीदता था वो जो आपका भारी ऑयल होता है ना, वो उसको अपने अमेरिका में यूज करता था और सेल ऑयल उसको बेच देता था। तो इस तरीके से ये पैसा कमा रहे थे, इनके यहाँ जो ऑयल मिल रहा था, और जो सेल ऑयल से हट करके जो भारी तेल है हमारा उसको यूज कर रहे थे। सेल ऑयल को लाइट ऑयल बोला जाता है जनरली, ठीक है। तो इस तरीके से इनका आदान प्रदान चल रहा था ऑयल को लेकर के। लेकिन अब इनको लगा कि नहीं भाई, अब तो हमें खुद ही इसको रिफाइन करना पड़ेगा। तो अब रिफाइन करने के लिए कौन चाहिए? तो ना फिर यही आ जाता है, कौन? रिलायंस, ठीक है। चलिए, तो आगे आते हैं। ये सामान्य तेल की तरह बड़े भंडार में नहीं मिलता है, बल्कि ये पतली परतों वाली जो चट्टानें हैं इनके सूक्ष्म छिद्रों में रहता है, छोटे छोटे से, और इसको निकालने के लिए भी जो फ्रैकिंग जोन है इन सब का यूज किया जाता है। वैसे इस तेल को निकालने के लिए यहाँ पर हाइड्रोलिक जो फ्रैक्चरिंग है ये की जाती है, प्रेशर डाला जाता है। साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल जो प्रिलिंग होती है वो यहाँ पर ड्रिलिंग जो होती है वो करी जाती है, पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करके देन उसको निकाला जाता है। प्लस इन सितु एक रिट्रेडिंग होती है, इसका यूज किया जाता है, एंड देन ये हमारा तेल निकल करके आता है। अब बात करते हैं 50 साल में अमेरिका की जो पहली नई रिफाइनरी है उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो भैया देखो, कुल निवेश की बात करें तो $300 बिलियन, लगभग 27 लाख करोड़ रुपए है। लोकेशन की बात करते हैं तो पोर्ट ऑफ ब्राउनविले टेक्सास हो जाता है। इसके बाद पार्टनर कंपनी तो रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टनर कंपनी आपको देखने को मिलेगी, और खासियत यह है कि भाई 50 सालों में पहली रिफाइनरी ओपन करी गई है। अब कुछ ऐसी चीजें जो आपका दिमाग घुमा देंगी वो भी समझ लेते हैं भाई।
अलग अलग क्रूड रिफाइन करने वाली जो क्षमता है, इसमें अमेरिका की समस्या रिफाइन करने की है। जैसे मैंने बताया कि इनको ऑयल रिफाइन करना नहीं आता है, ये टेक्नोलॉजी इनके पास नहीं है, इसलिए यहाँ आता है रिलायंस, इसलिए यहाँ आता है इंडिया, इसलिए यहाँ पर मजबूरी है इंडिया को चूज करना इनकी। नाउ रिलायंस जामनगर रिफाइनरी को नेशनल कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स 21.1 है, यानी कि अमेरिकी रिफाइनरी का औसत 10 से 12 है। जामनगर में 216 तरीके के तेल को रिफाइन किया जा सकता है, एंड दैट इज द मेन पॉइंट कि यहाँ पर आपको कौन दिखाई दे रहा है, रिलायंस और इंडिया दिखाई दे रहा है। 216 तरीके के तेल हम रिफाइन कर सकते हैं, ये पावर इंडिया के पास है। रिफाइनरी का सबसे ज्यादा अनुभव जो है वो भी हमारे पास ही है, गुजरात के जामनगर में। नाउ आप देखो, हमारे यहाँ पर जो रिफाइनरी है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी, एक तो कॉम्प्लेक्स रिफाइन करने में हो जाता है, प्लस इसकी क्षमता है 12.4 लाख बैरल प्रतिदिन रिफाइन करने की। रिफाइनरी बनने और चलाने का सबसे ज्यादा अनुभव रिलायंस को ही है। अमेरिकी रिफाइनरी सक्षम नहीं है, क्योंकि अमेरिका में 132 सक्रिय तेल रिफाइनरी है, जिनकी जो संयुक्त क्षमता है वो करीब 1.84 करोड़ ही हो जाती है पर डे बैरल का। और ये वेनेजुएला और कनाडा जैसे देशों की अगर मैं बात करूं तो इससे भी कमी यहाँ पर आप देखोगे तो भारी कमी देखने को मिलेगी। अब ये जो डील पूरी हुई है, इस डील में सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलेगा? इंडिया को मिलेगा, अमेरिका को मिलेगा, या फिर दोनों को संयुक्त फायदा मिलने वाला है? ये भी तो पता होना चाहिए ना भाई। जब भी हम लोग डील करते हैं तो होता है ना कि भाई फायदा किसको ज्यादा है। तो अमेरिका के 3 बड़े फायदे यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो नई रिफाइनिंग क्षमता, ये नई रिफाइनरी उसकी जो घरेलू ईंधन आपूर्ति है ना उसको मजबूत कर देगा, प्लस वैश्विक ऊर्जा बाजार पर इनकी पकड़ बन जाएगी, क्योंकि जैसा वैश्विक ऊर्जा बाजार चल रहा है ना अभी आपने देखा, तो पकड़ तो मजबूत होनी है। दूसरा, इनके यहाँ पर रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार बनेंगे। भारत व रिलायंस के लिए 3 बड़े फायदे की अगर हम बात करें तो ग्लोबल एनर्जी प्लेयर बन सकता है यहाँ पर। तो रिलायंस अब केवल एक भारतीय रिफाइनरी नहीं रहा है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भाई यूएस में जाकर के काम करना, डोनाल्ड ट्रम्प डायरेक्ट, तो ये है बड़ी बात। इसके लिए ग्लोबल एनर्जी सुपर पावर बन जाएगी भाई। जो रिलायंस रिफाइनरी सिर्फ भारतीय नहीं रह जाएगी, ये ग्लोबल एनर्जी सुपर पावर बनेगा भारत। नाउ सप्लाई चेन का नियंत्रण, डायरेक्ट इंटरवेंशन कर सकते हैं, डायरेक्ट सप्लाई चेन में अब इंडिया का हाथ होगा। डायरेक्ट कैसे? 2 दशकों तक ईंधन की खरीद, प्रोसेसिंग, बिक्री का पूरा नियंत्रण हमें मिलेगा और इससे हमारा राजस्व भी बढ़ जाएगा। चलिए आगे आ जाते हैं और समझते हैं। यहाँ पर अमेरिका में सख्त पर्यावरण नियम थे, पुराने प्लांट्स के विस्तार पर फोकस और भारी लागत के चलते 1970 के जो दशक है, इसके बाद से कोई भी नई कंपनी रिफाइनरी नहीं लगाई गई थी। और यही कारण था, क्योंकि इतने ज्यादा सख्त नियम थे और इसी वजह से इन्होंने जो 66 हमने देखा ना, इन्होंने बोला फिजूल खर्ची ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पीछे का जो इनका मोटिव था वो यही था कि भाई देखो ऑयल रिफाइनरी हमारे पास लग नहीं रही है, सख्त नियम इतने ज्यादा हो जाते हैं, तो क्यों ना इसको ड्रॉप करें और हम अपना एस्टेब्लिश करें। ये एक आधार बना रहे थे और आधार फाइनली अब वो पूरा हो गया इनका। चलिए, रिलायंस वहां जाकर के प्लांट लगाना भारतीय कंपनियों के बढ़ते ग्लोबल रसूख को दर्शाता है। नाउ विकसित संयंत्र अमेरिका 50 साल से ये खुद काम क्यों नहीं कर पाया? इतना बड़ा देश, ये क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि जब अमेरिका इतना बड़ा कंट्री है, पूरा एक तरीके से कहते हैं वर्ल्ड पावर, सुपर पावर है, तो 50 सालों में काम क्यों नहीं कर पाया? ये तो बहुत छोटा सा काम था, कर सकता था उसको। लेकिन इसके पीछे 4 बड़े कारण थे। वो थे, पहला बात तो पर्यावरण नियम। नई रिफाइनरी के लिए परमिट पाने में 10 से 15 साल लगते हैं और इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन में आप जुड़े हुए हो, दैट इज द मेन रीजन। दूसरा, भारी लागत, पैसा भी तो बहुत इन्वेस्ट हो रहा था ना भाई। 4 से 5 अरब डॉलर का जोखिम उठाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, तो भारी लागत, इतना पैसा लग रहा था। इसके बाद आप देखोगे कि इनके पास ना रिफाइनिंग क्षमता ही नहीं है ना, इनको हर तरीके के तेल रिफाइन करने नहीं आते हैं, और तेल रिफाइन करने के लिए इनको कोई देश चाहिए जो काम कर सके या फिर जो इन्वेस्ट कर सके, जो निवेश कर सके। तो फाइनली इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडिया एक नेशन इनको मिल गया कि हाँ भाई 216 तरीके की तेल रिफाइन कर रहा है, सबसे ज्यादा अनुभव इन्हीं को है इस चीज में, तो इस वजह से इंडिया को चुना जाता है। एंड तीसरा, वो जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला है ना, इसमें अपने आप को वो मजबूत करना चाहते थे, चाइना का डोमिनेंस कम करना चाहते थे, और इस तरीके से ये काम यहाँ पर किया जाता है। तो ये 4 बड़े कारण थे। लेकिन अब एक फैक्ट चेक करते हुए हम चलेंगे कि क्या वाकई $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया गया यूएस के द्वारा? $300 बिलियन यहाँ पर जो रिलायंस है इन्वेस्टमेंट करेगा या फिर रिफाइनरी लगाने के लिए पैसा लगाएगा। क्या है, रिलायंस कर रहा है $300 बिलियन, अमेरिका कर रहा है $300 बिलियन। इसके पीछे का पूरा आंकड़ा क्या है, चलो ये भी समझा देती हूँ आपको। देखो भाई, करीब 1.2 अरब
बैरल जो अमेरिकी सेल ऑयल है ये प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है, टोटल इतना होना है। अब देखो इसमें 125 अरब डॉलर की यहाँ पर कीमत होगी और इससे करीब 50 अरब डॉलर गैलन जो रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद है वो तैयार होंगे और आगे का जो पूरा प्रोसेस होगा तो ये 175 अरब डॉलर का जाकर के यहाँ पर ये इसको क्रिएट कर पाएंगे। तो टोटल इनका ये मिला करके 300 अरब डॉलर, यानी कि एक कंपनी है जो बाद में इतना प्योरीफाई करके अपना वैल्यूएशन क्रिएट कर पाएगी। ये इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, जब ये कंपनी बन जाएगी, रिफाइन होगा, तेल निकलेगा तो उसकी जो लागत है, तेल की जो रिफाइन करने की लागत निकल रही है वो होता है और उसको मिला करके 300 बिलियन डॉलर इसको कहा जा रहा है। तो आई होप अब आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ये है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एक मोनिका वर्मा है, इन्होंने ट्वीट किया जैसे ही ट्रंप ने ट्वीट किया, तो इनका भी ट्वीट बहुत ज्यादा चर्चा में आया। अच्छा, इनको यहाँ पर मैंने क्यों रखा है उसके पीछे का रीजन ये है कि ये जो मोनिका वर्मा है इनको नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं, तो इनके हमारे व्यूज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इनके। इन्होंने बोला द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज मेकिंग अ फूल आउट ऑफ इंडियंस एंड द अमेरिकंस एट द सेम टाइम, नो मैटर इज द claim about the Russia oil or the Reliance refinery, India has never stopped buying Russian oil. Her claim were rewarded India lemo. ठीक है, तो उन्होंने एक तरीके से जोक बताया इसको और ये भी बोला कि देखो ये कितना भी ऑयल रिफाइनरी बना ले, जो रिलायंस है उसके साथ ये क्यों ना अपना टाई अप कर ले, लेकिन इंडिया जो है वो रशिया से ऑयल खरीदना कभी भी बंद नहीं करेगा, वो रशिया से ऑयल खरीदेगा बिकॉज ये हमारा अपना पर्सनल एक स्ट्रेटेजिकली जो हमने बना करके रखा है, हमारा एक प्रेफरेंस जो हमेशा रहने वाला है वो रशिया ही रहने वाला है। आप चाहे कितनी ही भी बड़ी जो रिफाइनरी है अपने आप पे क्यों ना लगा लें। तो इनका ये कहने का मतलब था यहाँ पर कि हम तो हमेशा ये जो तेल है वो रशिया से ही खरीदते रहेंगे, अब आप भले ही क्यों ना रिफाइनरी को सेट कर ले। तो नाउ अब हमारे पास 3 सिनेरियो है। इधर है हमारा इंडिया फर्स्ट। इंडिया ने बोला है कि भाई हम तो फर्स्ट हैं बिकॉज हमने किया है ना इतना बड़ा काम, हम रिफाइनरी जो है वो लगा रहे हैं। इधर है अमेरिका ने बोला कि वी आर द फर्स्ट बिकॉज हमारा तो कैंपेन ही चल रहा था। तो दोनों ही कह रहे हैं कि हम दोनों ही फर्स्ट नीति अपना रहे हैं, दोनों ही कह रहे हैं कि हम अपने अपने जो लाभ है उनको कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। दोनों की स्ट्रैटेजी है अपने नेशन को आगे ले जाने की और उसके बीच में द ओनली पर्सन इज हियर द एंटर मुकेश अंबानी और इन्होंने अब बीच में एंट्री ले ली है। तो अब आपको ये बताना है कि हु इज द फर्स्ट और ये जो मुकेश अंबानी का रोल रहने वाला, ये जो रिफाइनरी बनने वाली, इससे क्या फायदा होंगे और क्या इससे लाभ हो सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके के इंपॉर्टेंट एनालिसिस के साथ, डिटेल में जानेंगे हर एक चीज़ को। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।